हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपूर्ण रिवीजन प्राचीन भारत का इतिहास। आपको मैंने पॉलिटी के लिए कुछ रिवीजन क्लासेस दी थी। आपके घटना चक्र में पीसीएस लेवल तक के और आरओ एआरओ परीक्षा में जो भी प्रश्न बने हुए हैं उनसे संबंधित ही सारे प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जब आप वहाँ से चीज़ों को पढ़ते हैं, यदि किसी के पास बुक नहीं भी हो, यदि होता भी है तो आप वहाँ से रिवीजन नहीं कर पाते हैं लास्ट टाइम में, तो ये आपके रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। आप यहाँ से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे यदि आप इसे करते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और कंप्यूटर सहायक की जो वैकेंसीज है उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आपकी जो है यूपीपीएससी में जो आपके समीक्षाधिकारी के भी आने वाले हैं नोटिफिकेशन, उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। हम यहाँ पे जल्दी से रिवीजन करते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें और अपने रिवीजन को और बेहतर कर सकें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम पाषाण काल को देखेंगे, सैंधव सभ्यता को देखेंगे और वैदिक काल। इतनी चीज़ों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। यदि आप चाहें तो आप घटना चक्र की बुक से भी पढ़ सकते हैं, बेस्ट है। आइए देखते हैं। पहला क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। वो क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। प्रश्न को शुरू से करने पहले से एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया रहा होगा कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे या क्या थे। तो दो चीज़ें हैं, वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप इसको सीक्वेंस से देखते चलिए, सुनते चलिए। आपके कोई प्रश्न अगर आप फिर से घटना चक्र कभी सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अगला देखते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन जो है 1820 ईस्वी में किसने किया था, पूछा गया होगा। तो किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1820 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है पशुपालन का आरंभ। आइए देखते हैं पशुपालन का आरंभ। तो मध्य पाषाण काल से हुआ है पशुपालन का आरंभ। इसके बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ चीज़ें देखिए कि भारत में आदमगढ़ आदमगढ़ है कहाँ? तो होशंगाबाद एमपी में है। और बागोर कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा राजस्थान में है। यहाँ से जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अगला देखेंगे। हड्डी के उपकरण मिले हैं। जो हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो यूपी के प्रतापगढ़ जो जिला है, प्रतापगढ़ जिले के जो है महदहा से जो है मिला है। और ये चीज़ें जो हड्डी प्राप्त हुई है वो मध्य पाषाण काल में मिली थी। तो इससे आपको कई चीज़ें देखने को मिली कि पहला पूछा जा सकता है हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले थे। तो यूपी के का जिला है प्रतापगढ़, वहाँ के मदहा से मिले हैं। और ये कब हुआ था ऐसा? मध्य पाषाण काल में चीज़ें मिली थी। और यहाँ आगे देखते हैं कि खाद्यान्नों की कृषि, जो खाद्यान्नों में कृषि थी, गेहूं जौ सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। तो नौ पाषाण काल में सबसे पहले खाद्यान्नों के लिए कृषि आरंभ हुई थी, जिसमें से गेहूं जौ इम्पॉर्टेंट है। जौ पूछा जाता है कि कौन सा सबसे पहले मतलब उत्पाद किया गया था या कौन सा खाद्यान्न था, तो जौ था। अगला देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल। आपने ऐतिहासिक जो इतिहास होता है उसको भागों में बांटा गया। जैसे पहला होता है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका होता है आद्य ऐतिहासिक काल होता है, और फिर आपका क्या होता है? ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। चूँकि हम यहाँ पे सिर्फ पाषाण काल पढ़ रहे हैं इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो प्रातः का ऐतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा गया। ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2019 में समीक्षा अधिकारी के पेपर आप उठा के देखिए, प्रश्न पूछा गया था, सीक्वेंस लगाना था। तो पहले क्या है? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नौ पाषाण काल। ये इस पूरे को एक बार में ही हम पाषाण काल कह सकते हैं। ठीक, और ये जो पाषाण काल है यहाँ पर किस चीज़ की खोज नहीं हुई थी? तो यहाँ पर लोहे की खोज नहीं हुई थी। आगे देखते हैं। भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला? भारत में जो है मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में मिला था। 1982 में मिला था, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है, स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कक्षी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। सबसे पहले आपने ऊपर पढ़ा था वो दूसरा प्रश्न है कि भारत में अगर पूछे कि मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले सबसे पहले, तो मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में से मिले थे। और स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो सर्वप्रथम बलूचिस्तान के
कक्षी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले थे। डायरेक्ट आपको ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, मेहरगढ़ भी दे सकता है, बलूचिस्तान भी दे सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। अगला देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित जो है लहुरा देव से मिले हैं। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य प्राचीनतम कहाँ से मिले। ऑप्शन याद रखेंगे, यूपी डायरेक्ट हो सकता है, या तो संत कबीर नगर दे सकता है, या तो लहुरा देव से दे सकता है। लहुरा देव कई बार पूछा है प्रश्न में। अगला देखेंगे, गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़। मेहरगढ़ है कहाँ, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो गेहूं के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले थे, तो मेहरगढ़ से मिले थे। ये भी कभी पूछ देता है कि मेहरगढ़ जो है वर्तमान में कहाँ पर है क्या, तो उसको भी याद रखते रहेंगे। आगे देखेंगे, चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा प्रयागराज, वर्तमान नाम है इसका प्रयागराज, इलाहाबाद से मिला था। अगला देखेंगे, चालकोलिथिक युग कहते हैं, जो चालकोलिथिक युग है किसे कहते हैं, तो ताम्र युग को चालकोलिथिक युग कहते हैं। तांबे तथा पत्थर के औजार बनते थे। चालकोलिथिक युग नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर तांबे और पत्थर दोनों के औजार बनते थे। कब, ताम्र पाषाण युग में, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, ताम्र पाषाणी पुरा स्थल नौदा टोली एमपी में है, जिसका उत्खनन किसने किया था, तो एचडी सांकलिया ने किया था। नाम याद रखेंगे। सबसे पहले ये याद रखिए कि नौदा टोली है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है, जिसमें जो है उत्खनन हुआ था, ताम्र पाषाणी पुरास्थल की प्राप्ति हुई थी, और किसने किया था, तो एचडी सांकलिया ने किया था। नेक्स्ट है, राख का टीला। राख का टीला क्या है, तो राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो नवपाषाणिक स्थल का नाम है संगनकल्लू, कर्नाटक में जो है वेल्लोरी जनपद में पड़ता है। संगनकल्लू कर्नाटक के वेल्लोरी जिले में पड़ता है। यह नवपाषाणिक स्थल है जिसको जो है राख का टीला भी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका की गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपको शैल चित्र मिलेंगे, जिसमें आपको हाथी और सांभर, हिरन, इन सभी के चित्र वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये जो है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पूछ सकता है डायरेक्ट, भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ, तो रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर है। अगला है, गैर मृद भांड पात्र ओपीसी का नामकरण हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो हस्तिनापुर में। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कि ताम्रश काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दफनाते थे। पूछा जा सकता है कि जो है पहले मृतकों को जो है ताम्रश काल में जो दफन करते थे फर्श पर मृत शरीर को, तो कैसे करते थे, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ उससे दफनाया जाता था। अगला है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। मतलब मानव का कंकाल साथ में कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो कहाँ पर, तो जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर में स्थित बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है, तो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर से रिलेट है, तो याद रखेंगे इस स्थान का नाम भी। नेक्स्ट है आपका गर्द आवास, गड्ढों वाले घर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके बुर्ज होम से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, कहाँ है, भोपाल एमपी में है, याद रखेंगे। ठीक, अभी तक हमने कितने प्रश्नों को देखे, वो हमारे थे आपके पाषाण काल से संबंधित। अब हम देखेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, आरओ एग्ज़ाम होते हैं, वही सारे प्रश्न आपको आगे चल के वनडे एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। अगर आपने एक बार पढ़ाई करी है तो सबसे ज़्यादा बेहतर है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करिए प्रश्नों पर। आइए देखते हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जो हड़प्पा है, पूछा गया रहा होगा कि किससे संबंधित है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो सिंधु सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है,
तो जो सिंधु सभ्यता है आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अभी आपने सबसे पहले पढ़ा था कि प्राक ऐतिहासिक काल, मैंने आपको फिर बताया था कि वो आदि ऐतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल में ही आपकी सिंधु सभ्यता आती है, ठीक है, जिसमें आप सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या आता है, आप ऐतिहासिक काल में, फिर ऐतिहासिक काल जो होता है उसी में आपका प्राचीन काल, मध्यकाल और मॉडर्न मतलब आधुनिक इतिहास, फिर उसके बाद विश्व का इतिहास आगे चल के आप पढ़ते हैं नेहरू काल के बाद। ठीक, इस तरीके से उसको डिवाइड किया है कि ये सब आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता जो है किससे संबंधित है, सबसे पहले जाने तो ये आदि ऐतिहासिक से संबंधित है, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है गैर आर्य थी, सबसे पहले ये क्या थी, गैर आर्य थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि जो है वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो है ग्रामीण थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आर्यों की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी, इसीलिए दोनों में अंतर है। मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करता है। मृदभांड जो मिले हैं उसी से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आर्यों से पूर्व की है, मतलब आर्यों से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। मृदभांड से ये चीज़ क्लियर होती है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। देखिए, पाषाण काल में भी नहीं था जब लोहे का ज्ञान, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोहे का ज्ञान नहीं था। कई बार प्रश्न पूछा है किसका ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी तथा इन्हें लोहे का ज्ञान था। जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, उसमें लोहे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था। आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो भारत में जो है चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर रंग का उपयोग होता था। जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन बने थे उस पर किस रंग का प्रयोग करते थे, तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। जो मूर्ति पूजा होती है इसका प्रारंभ पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की भूरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसका चित्रण या किस जानवर का चित्रण जो है टेराकोटा की कलाकृतियों से नहीं मिलता, तो गाय का नहीं मिलता है। और किसका मिलता है, जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, हाथी, गैंडा, बाघ और भेड़ा। ऐसा नहीं है कि यही चारों का मिलता है, और भी मिलता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं इसलिए यहाँ मेंशन है। आगे देखेंगे। गाय के महत्व जो है वैदिक काल में प्राप्त हुए थे। गाय का क्या इंपॉर्टेंस था, यह वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत, जो जुताई वाले खेत हैं, इसकी खोज कहाँ पर हुई, तो कालीबंगा में हुई थी। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे प्राचीनतम स्थल और उसके पुरातात्विक खोज जो है कहाँ पर कैसे हुए थे उसको देखते हैं। लोथल जो है गोदीबाड़ा में है, पुरातात्विक खोज हुई थी। कालीबंगा से क्या हुआ था, जुता हुआ खेत, अभी आपने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट, धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला था, तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। बनावली, बनावली से क्या मिला है, तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति प्राप्त हुई है बनावली से। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बस्ती है और अवस्थिति है, मतलब हड़प्पा जो है कहाँ पर अवस्थित है उसके लोकेशन को बताया गया, याद रखना होगा आपको, ये प्रश्न बनता है मिलान के लिए। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलुज नदी, पैठन गोदावरी नदी। नेक्स्ट, अगला इसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। हड़प्पन जो है हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी, पैठन गोदावरी नदी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला देखते हैं, सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता कैसी थी, कांस्ययुगीन थी, क्योंकि यहाँ तो लोहा मिला ही नहीं था, लोहे की प्राप्ति तो वैदिक काल में हुई थी। अगला देखते हैं, इस पे आगे आपको देखने को मिलेगा स्थल है और स्थिति है। जैसे मांडा, मांडा कहाँ पर है, ये आपके यूपी पीसीएस परीक्षा में प्रश्न बना भी है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, सुरकोटदा गुजरात,
रोपड़ पंजाब, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश, और बनवाली जो है हरियाणा। देखिए और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो और भी हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। फिर से देख लीजिए, मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद कहाँ है महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, सुरकोटदा गुजरात, रोपड़ पंजाब, आलमगीरपुर यूपी में, बनवाली जो है हरियाणा में है। ठीक है, ये लोकेशन याद रहना चाहिए। अगला देखेंगे, दधेरी एवं पर्वतीय हड़प्पियन पुरा स्थल है, कहाँ पर है ये? तो ये पंजाब का है। लोथल मतलब गुजरात में है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या है, पत्तन या बंदरगाह था, मात्र एक था लोथल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में जो है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। नाम याद रखेंगे, सर जॉन मार्शल थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में 2 भारतीय शामिल थे या उनका बहुत बड़ा ही योगदान था, उनका नाम पूछा जाता है, तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला है, देखिए यहाँ पर खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, लोथल की SR राव, सुरकोटदा का JP जोशी, और धौलावीरा का जो है किसने किया था? तो RS विस्ट ने किया था। फिर से देखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, लोथल का RS राव, और सुरकोटदा JP जोशी, धौलावीरा RS विस्ट। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं का साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जहाँ से जो है कुओं का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले किसका किया था? तांबे का। सही कालानुक्रम बताना है, कालानुक्रम कौन सा है, कौन पहले आए कौन बाद में। तो सबसे पहले नगर, फिर उसके बाद संस्कृति, फिर लोहे का हल मिला, फिर आहत मुद्रा, फिर चांदी के सिक्के, फिर सोने के। ठीक, याद रखिएगा, ये क्रम कहीं से भी पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इतना सारा ही दे, आपको यहाँ से भी दे सकता है। तो एक सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले नगर, संस्कृति, लोहे का हल और आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के मिले हैं। अगला देखेंगे, हरियाणा में स्थित बनवली या बनवाली नामक हड़प्पा स्थल जो है घग्घर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। पूछा जाता है कि जो है पहले बनवाली कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। और हड़प्पा स्थल जो है, ये हड़प्पा स्थल, ये बनवाली जो कि हरियाणा में है, ये घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य में प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। हड़प्पन सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो धौलावीरा थी। इसके बारे में जान लीजिए, धौलावीरा है कहाँ? तो गुजरात, कच्छ जिला में है, और 3 भागों में इसे विभक्त किया गया है धौलावीरा को। पहला किला, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निचला नगर। और उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है वो भी धौलावीरा से मिला। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में है, कच्छ जिले में। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, याद भी हो रही होंगी। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व यानी घोड़े से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन जो है हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिला है। देखिए, वो घोड़े के विषय में जानते ज़रूर थे, लेकिन हड़प्पा की जो मोहरें बनाई गई थी उसमें उनका कोई मतलब अंकन नहीं किया गया, उसको उसमें बनाया नहीं गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ठीक, जितने प्रश्न हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, आपको किसी को स्किप नहीं करना, इतना तो याद होना ही चाहिए। आगे देखते हैं, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त है कालीबंगा से। नील नदी के तट पर पनपी सभ्यता कौन सी थी? तो मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ पनपी थी या कहाँ मतलब उभरी थी? तो नील नदी के तट पर पनपी थी। नेक्स्ट है, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम आगे देखेंगे वैदिक काल को। यहाँ से वैदिक काल से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे हम इस सबको देख लेंगे। यहाँ से पहला देखिए, आर्य क्या है? तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। डायरेक्ट प्रश्न कई बार इससे पूछा गया है पेपर में आपके। ठीक है, आगे देखते हैं, क्लासिकी
संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। ऐसे नॉर्मल देखें, आर्य का मतलब क्या शब्द इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को करता है, लेकिन क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है त्रयी। त्रयी नाम क्या है? तो 3 वेद हैं जिनको त्रयी कहते हैं। आप 4 वेद को जानते होंगे, लेकिन त्रयी वेद जो कि शुरुआत के थे वेद, उसमें कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यही क्या है? ये त्रयी नाम से प्रसिद्ध है और ये इन्हीं को 3 वेद कहते हैं, जो कि शुरुआत में यही आए हैं। ठीक है। आपका जो अथर्व वेद है वो चौथा वेद है, वो त्रयी में नहीं आता। देखिए अगला, किस वैदिक ग्रंथ के वर्ण का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया? तो ऋग्वेद में किया गया है। पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त के विषय में भी ऋग्वेद में है। नेक्स्ट देखते हैं, जो अथर्ववेद है वो किन किन चीज़ों से संबंधित है? और आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, जैसे दे दिया जाता है तंत्र मंत्र और वशीकरण किस वेद से संबंधित है, या जादुई माया या औषधियों से संबंधित वेद कौन सा है? तो ये सभी कौन है? अथर्ववेद। फिर से देखिए, अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है, तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है, जादुई माया से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा। नेक्स्ट है यजुर्वेद जो है बलिदान विधि, कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित है। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। जो आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए गए यही आपको कई बार प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए उसी को ही मेंशन किया गया। आगे देखिए, ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं? तो 1028 है। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं या सूक्त जो है कितनी है? 1028। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है? तो सामवेद है। ठीक है। आगे देखिए, लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। जो उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? तो दर्शन पर आधारित है। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिली है? तो उपनिषद। उपनिषद में ही सबसे पहले मोक्ष की चर्चा है। सबसे पहले कहिए या इसी में चर्चा ही है मोक्ष की? किसमें? तो उपनिषद में। कठोपनिषद में क्या है? तो कठोपनिषद में जो दिया गया है यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है। याद रखिएगा, पहले है वैदिक साहित्य, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्य और चौथा है उपनिषद। जो वैदिक साहित्य उसका सही क्रम क्या होता है? तो पहले आता है वैदिक साहित्य वैदिक संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्य और चौथा उपनिषद। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक बार वर्णित मतलब कई बार जिसका जिक्र हुआ है, सबसे ज्यादा सिंधु का। आगे देखिए, ऋग वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती थी। सरस्वती को नदीतमा भी कहते थे। इंपॉर्टेंट है, सरस्वती का नाम याद रखिएगा। वैदिक नदी जो है अस्किनी की पहचान है चेनाब नदी को। चेनाब नदी को ही अस्किनी कह सकते हैं यहाँ पर। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है? तो कुंभा मतलब काबुल, वर्तमान नाम याद रखें। क्रुम मतलब कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुआलू मतलब स्वात, ये नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि जो है परुश्रणी नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो रावी नदी। सदा नीरा को गंडक नदी और सुतुद्री को कहते हैं सतलज। सुतुद्री को सतलज नदी। कौन सी प्रथा जो है चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? तो ब्राह्मण, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ और सन्यास। ये सीक्वेंस है, याद रखेंगे सीक्वेंस। ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। नेक्स्ट, बृहस्पति जी, जो बृहस्पति है को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक काल में जो है या वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे मानते? तो बृहस्पति को मानते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सोने के हार को क्या कहते थे? तो वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहते थे।
और बाद में चलकर इसका प्रचलन जैसे हुआ उसे उसी निस्क को ही सिक्का भी कहा जाने लगा। शुरुआत में वैदिक काल में सोने का जो हार होता था उसे निस्क कहते थे। और निशाका क्या है, तो यह स्वर्ण आभूषण है। कभी कभी निस्क को भी निशाका देखने को मिलता है लिखा हुआ। अगला देखेंगे, बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बोगज कोई क्यों प्रसिद्ध है या क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ के अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख है। आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेग माधव में संबंधित है। माधव से संबंधित ऋषि का नाम बताइए, तो गौतम रहुगढ़ थे। अगला देखते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। अगला है, उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग और मगध को। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। 10 राजाओं का युद्ध यानी दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो लड़ा गया था जो है परुष्णी नदी के लिए। और अभी आपने जस्ट ऊपर यहाँ मैंने आपको बताया कि जो परुष्णी नदी है उसको रावी नदी भी कहते हैं। तो दोनों भी प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। जो प्राचीन काल में आर्य लोग पहले जब आए थे तो खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। उनको कृषि का ज्ञान नहीं था उस समय। ठीक, तो उनका मेन क्या जीविकोपार्जन जीवन कैसे चलाते थे? तो शिकार करके। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र जो है प्रणाली लोकप्रिय थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को 2 प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट, ऋग्वेद धर्म था। जो ऋग्वैदिक धर्म कौन सा था? तो बहुदेववादी था। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है तो इंद्र को ही युद्ध का देवता कहा जाता था और सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र ही थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। किससे? तो अग्नि से संबंधित है। 800 से 600 ईसा पूर्व काल को क्या कहा गया? तो ब्राह्मण युग कहा गया। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा है? तो ऋग्वेद में लिखा है। इसके रचनाकार कौन है या इसकी रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरी संकेतक ये किसके विषय हैं? कुल 5 विषय हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 18 पुराण है। अगला है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवद गीता भौगोलिक रूप से लिखी गई है तो संस्कृत में लिखी गई है। और ये श्रीमद् भागवत गीता है क्या? तो यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो कि महाभारत का ही एक भाग है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बना भी है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ब्राह्मी। जो ऋग्वेद लिखा गया है तो मूल लिपि उसकी क्या थी? तो ब्राह्मी थी। आगे देखते हैं, जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसके पुरोहित को होता कहते थे। देखिए थोड़ा सा अलग ही नाम लग रहा है, होता कौन था? तो ऋग्वेद में जो लिखते थे पुरोहित, तो उनके पुरोहित को कहते थे होता। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? तो गाय को, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी। कुल कितने संस्कार हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? तो उपाध्याय कहते थे। उपाध्याय कौन थे? तो जीविकोपार्जन चलाने के लिए जो वेदांग को पढ़ाया करते थे उसके अध्यापक को ही उपाध्याय कहा जाता था। तो ये पूरी बातें रही वैदिक काल की। हमने यहाँ पे पूरा देखा पाषाण काल, सैंधव सभ्यता और वैदिक काल। इसके बाद आपके सिक्वेंसली जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और फिर ये सब चीज़ों को हम देखते रहेंगे कंटिन्यू। इतना रहा, आप इसे 1 से 2 बार पढ़िए और बेस्ट है आपके लिए। कम टाइम में आप इतने सारे प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, वही यहाँ पर इसकी सीरीज है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।